हम स्टार्ट करेंगे मार्केट से। सवाल, एक बहुत मासूमाना सवाल, मार्केट की डेफिनेशन क्या है? सेल एंड परचेज, यानी जहां पे लिया जाए, खरीदा जाए, जहां पे दिया जाए, बेचा जाए, इसको अपन क्या बोलते हैं? मार्केट। लेने वाले लोग कस्टमर्स हैं और कस्टमर्स प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं। क्या करते हैं? डिमांड। देने वाले लोग सप्लायर्स हैं और सप्लायर्स क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में जब भी मार्केट का जिक्र आएगा, जब भी मार्केट का जिक्र आएगा, इसका मतलब है इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई। सो द नेक्स्ट टाइम इन इकोनॉमिक्स यू सी समथिंग विद मार्केट, मार्केट एक्सचेंज रेट, मार्केट इकोनॉमीज, सही है? तो मार्केट का मतलब क्या है कि उस कॉन्सेप्ट में डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई? सही है। अब मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मार्केट की। अपने पास हेडिंग डाल दें मार्केट की। यार जल्दी जल्दी भेजना शुरू करो, टाइम नहीं लगाओ। बस बाद में क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास में भेजो, क्लास के बाद देखना फीस कार्ड। अब डन हो गया? मार्केट की डेफिनेशन लिखें पेज नंबर 18 में। Where people buy and sell goods and services. Where people buy and sell goods and services. Where people buy and sell goods and services. तो अभी तक हमने जो मार्केट का जिक्र किया है उसमें हमने ये सीखा है कि मार्केट का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे लिया जाए, जहां पे दिया जाए माल, सही है? अब यहां पे बच्चे अमूमन क्या गलती करते हैं? वो बोलते हैं मार्केट इज वेयर प्रोड्यूसर्स। तो ये गलत हो गया भाई। प्रोड्यूसर सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं आएगा, क्या आएगा? सप्लायर भी आएगा। आगे बात समझना, क्योंकि लेट से मैंने मार्कर प्रोड्यूस किया, सेल कर दिया, मैं सप्लायर भी हो गया, लेकिन जिसने खरीदा उसने आगे बेचा, तो वो प्रोड्यूसर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है? सप्लायर है। आगे भी बात समझना, इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिमांड एंड सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिमांड एंड सप्लाई। यहां तक बात समझ में आ गई? अब अगली हेडिंग है हमारे पास किसकी? डिमांड की। आज की क्लास में हम सिर्फ डिमांड को डिस्कस करेंगे। डिमांड होती क्या है आपके हिसाब से? व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या होती है? हाँ बताएं। जबरदस्त। लिखें डिमांड की डेफिनेशन। विलिंगनेस एंड द एबिलिटी to buy goods and services. Willingness and the ability to buy goods and services at a given price. At a given price. यहां तक बात समझ में आ गई? इसको समझते हैं। विलिंगनेस एंड एबिलिटी। मैं एक गरीब बंदा हूं, लेकिन मुझे मर्सिडीज बेंज खरीदनी है। ओके, मैंने अब यहां पे मिसाल क्या दी थी? मैं एक गरीब इंसान हूं, सही है? गरीब इंसान हूं, लेकिन मुझे क्या खरीदनी है? मर्सिडीज बेंज। क्या मेरी विलिंगनेस है? क्या मेरी एबिलिटी है? क्या मैं कभी खरीद पाऊंगा? पैसे नहीं है तो नहीं खरीद पाऊंगा ना।
फ्यूचर की अभी मैं बात नहीं कर रहा, अभी एबिलिटी नहीं है तो मैं नहीं खरीद पाया, तो ये क्या कहलाएगा? इनअफेक्टिव डिमांड। क्या कहलाएगी? मतलब ये तो मेरी ख्वाहिश है, सिर्फ मैं बहुत अमीर हूं, करोड़पति हूं, लेकिन मुझे मर्सिडीज बेंज से नफरत है, देख के उल्टी आती है। क्या मेरी विलिंगनेस है? क्या मेरी एबिलिटी है? क्या मैं खरीदूंगा? नहीं। ये दोनों चीजें इनअफेक्टिव डिमांड है, क्योंकि मैं खरीद ही नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। मैं करोड़पति हूं और मुझे मर्सिडीज बेंज से प्यार है। क्या मेरी विलिंगनेस है? क्या मेरी एबिलिटी है? क्या मैं खरीदूंगा? ये कहलाती है अफेक्टिव डिमांड। तो जब भी अपन डिमांड की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? अफेक्टिव डिमांड की। जो बंदा खरीद सके, जो बंदा नहीं खरीद सकता वो उसकी ख्वाहिश है भाई। आई बात समझ में? तो जब भी डिमांड की बात होगी, विलिंगनेस और एबिलिटी पे बात करना जरूरी है। पेपर में 2 मार्क की डेफिनेशन आती है, डिफाइन डिमांड, 1 मार्क विलिंगनेस का लिखने का, 1 मार्क एबिलिटी का लिखने का। कोई भी एक चीज ओमिट कर दो, 1 मार्क कट गया। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाया जाता है। एक छोटा सा मोटा सा गोलू सा मासूम सा बच्चा था। कौन था? अरे नाम नहीं लेना, रिपीट करें। एक छोटा सा मोटा सा गोलू सा बच्चा था। रोज उसकी जेब में 30 रुपए आ जाते थे। कैसे आते थे अपने को टेंशन नहीं लेनी, बस रोज 30 रुपए आते थे। वो रोज नीचे जाता था और शॉप से वो चॉकलेट्स परचेज करता था। तो अब उसके पास 30 रुपए है तो वो कितने चॉकलेट्स खरीद सकता है? अगर प्राइस 10 है तो कितने खरीद सकता है? 3। शॉपकीपर था पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, AKA चोर। उसने क्या किया? बच्चे को बोला कि इसको लूटते हैं। छोटा सा मोटा सा गोलू सा बच्चा है, मासूम सा, लूट लेते हैं। अगले दिन चॉकलेट की प्राइस कितनी कर दी? 15। अब वो छोटा सा मोटा सा गोलू सा बच्चा, सुनो सुनो, वो कितनी चॉकलेटें खरीदना चाहता है? पूरी दुकान। लेकिन खरीद कितनी सकता है? 2, सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ी, इसकी एबिलिटी टू बाय क्या हो गई? कम हो गई। शॉपकीपर कौन था? पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, AKA चोर। उसने बोला कि मैं चॉकलेट की प्राइसेस मजीद बढ़ा देता हूं, और उसने चॉकलेट की प्राइसेस कितनी कर दी भाई? 30। अब कितनी खरीद सकता है? 1। तो पता ये चला कि जब भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, लोगों की एबिलिटी टू बाय क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? कम। और जब भी प्राइस कम होगी तो उनकी एबिलिटी टू बाय बढ़ जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। अब इसको ऑब्जर्व करें, प्राइस कम हो गई, अब वो छोटा सा मोटा सा गोलू सा बच्चा कितनी चॉकलेट्स ले सकता है? 2। यहां तक बात समझ में आ गई? दिस इज नोन एज अ डिमांड स्केड्यूल। क्या कहलाता है ये? डिमांड स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब क्या है? कि ये आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यूज बता रहा है। अगर मैं इसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दूं तो ये मेरे पास एक डिमांड कर्व बन जाएगा। डिमांड कर्व बनाने के लिए एक एक्सिस पे मैं डॉलर लेबल करता हूं, क्योंकि द प्राइस इज ऑलवेज इन अ करेंसी, एंड लेट्स से हमारी करेंसी क्या है? डॉलर। तो यहां पे मैं प्राइस भी लिख सकता हूं और डॉलर भी लिख सकता हूं, और यहां नीचे मैंने लिख दिया QT, यानी क्वांटिटी। सही है? अब मैंने यहां पे प्राइस लेबल की 10, 15 और 30। डिमांड मैंने लेबल की 1, 2 एंड 3। मैं प्लॉटिंग करता हूं। क्या करता हूं? प्लॉटिंग। तो जब मेरी प्राइस थी 10, मेरी डिमांड कितनी थी? 3। अब ये देखें, मैंने प्लॉटिंग कर ली, तो मेरे पास पहला पॉइंट यहां पे आ गया। जब प्राइस 15 थी, डिमांड कितनी थी? 10, 2 सॉरी। और जब प्राइस 30 थी, डिमांड कितनी थी? 1। ये मैंने 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अगर मैं इन तीनों को
पॉइंट्स को मिला लूंगा तो मेरे पास क्या बन गया भाई, डिमांड कर्व। डज दिस मेक सेंस? सही है। अब सवाल, क्या मेरा डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है? ग्राफ देखने का तरीका क्या है कि जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है मेरा डिमांड कर्व क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डज दिस मेक सेंस? अब आपके पास जो मैवरिक है, मैवरिक में आप अपना टेबल कॉपी करेंगे और बराबर में डिमांड का ग्राफ कॉपी कर लेंगे। सही है, जल्दी से कॉपी कर लें। कर लिया कॉपी? ओके। अब इन 3 पॉइंट्स को मैंने ए बी सी करके लेबल किया है, तो आप कॉपी कर लें और पॉइंट ए बी सी प्लॉट कर लें। ग्राफ के बराबर में आपके पास जगह मौजूद है? मैवरिक पे मौजूद है? आप लोग के पास मैवरिक है? नहीं है। ओके, तो ग्राफ के बराबर में आप लोग लिखें, या ग्राफ के बराबर में आप लोग लिखें, a demand curve is a downward sloping curve. A demand curve is a downward sloping curve because a demand curve is a downward sloping curve because of the negative relation, between price and quantity demanded. सर ये नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है? इधर आए देखें, प्राइस क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, तो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब भी दोनों चीजों के डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे हम उनको नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। नीचे देखें, प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव रिलेशन। किसी भी चीज का नेगेटिव रिलेशन जब भी होगा आपका ग्राफ नीचे की तरफ स्लोप करेगा या नीचे की तरफ गिरेगा। ये बेसिक मैथ्स का भी प्रिंसिपल है। मैं अपने बच्चों को किस तरीके से याद दिलाता हूं, मियां बीवी, मियां बोल रहा है बाहर खाने को चलते हैं, बीवी बोल रही है नहीं घर पे खाते हैं, आपस में फड्डे होंगे या मोहब्बतें बढ़ेंगी? फड्डे होंगे ना, इख्तलाफ होता है तो फड्डे होते हैं, तो दोनों का रिलेशन विल गो डाउन द ड्रेन। सही है ना, कहावत तो यही है ना, गोइंग डाउन द ड्रेन, खराब हो गए रिलेशंस। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आप देखें, आपके पास नीचे लिखा हुआ है सेट्रस पेरिबस। क्या लिखा हुआ है? सेट्रस पेरिबस। मुझे स्पेलिंग बताएंगे? CETERIUS, यही है? गलत है? ओके, यू नहीं है, सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस का मतलब क्या होता है? पहले मैं मुश्किल अल्फाज में बताता हूं और आपको लिखवा लेता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। सही है? सेट्रस पेरिबस में लिखें, कीपिंग ऑल द फैक्टर्स कांस्टेंट, and
changing only one variable and changing only one variable to see the impact on the other variable, to see the impact on the other variable. अब आप पढ़े मैंने आपको क्या लिखवाया है, समझ में आया? नको सही है? सुने सबसे पहले जब भी कोई रिसर्च होती है या कोई एक्सपेरिमेंट होता है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट एक्सपेरिमेंट. मिसाल के तौर पे मैं दो एक जैसे बच्चे उठाता हूं, सही? मैंने देखा कि दोनों बच्चों के 80% मार्क्स आए हुए, दोनों का जो हेल्थ का जो स्टैंडर्ड है वो सेम है, वजन सेम है, एवरीथिंग इज द सेम. मैंने दो बच्चों को अपने पास एक हफ्ते के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए रखा. एक बच्चे को मैंने 8 घंटे की स्लीप दी और पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया. मुझे ये चेक करना था कि ये बच्चा अगर 4 घंटे स्टडी करता है तो क्या रिजल्ट आएगा. तो अब जो दूसरा बच्चा है जो एग्जैक्टली उसकी फोटोकॉपी है, अगर मुझे उसको 5 घंटे पढ़ा के रिजल्ट देखना है तो मुझे उसको भी 8 घंटे की नींद देनी पड़ेगी और सेम खाना देना पड़ेगा. तभी मैं इस नतीजे पे पहुंच पाऊंगा कि ज्यादा पढ़ने से रिजल्ट बेहतर आता है. अगर मैंने एक बच्चे को कम खाना और कम स्लीप दिया और उसको ज्यादा पढ़ा दिया, हो सकता है ज्यादा पढ़ने के बावजूद उसका रिजल्ट बुरा है. तो अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे बाकी सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा. इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में एक छोटा सा मोटा सा गोलू सा बच्चा था, उसकी जेब में रोज 30 रुपए आते थे, कभी 40 रुपए आए, हमने ये भी सेम रख लिया. उसका कभी दिल तो भरेगा ना रोज चॉकलेट खा के, लेकिन क्या उसका दिल भरा चॉकलेट खा के? हमने अज्यूम किया कि ये बावला सा बच्चा था, इसका कभी भी दिल नहीं भरता था. हो सकता था कि एक दिन कतरीना कैफ आए और बोले बेटा ये क्या खा रहा है चॉकलेट, ये ले आइसक्रीम खा, ये मैं इसकी ब्रांड एम्बेसडर हूं. हो सकता था, नहीं हो सकता था. लेकिन हमने बोला कि ऐसी कोई कतरीना कैफ आई नहीं है जो उसको आइसक्रीम खिला सके. हमने सारे फैक्टर्स को क्या कर दिया? कांस्टेंट. क्या कर दिया? ना हमने उसकी इनकम चेंज की, ना हमने उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाई, ना हमने उसका चॉकलेट से दिल भरने दिया. हमने सिर्फ एक चीज चेंज की, वो क्या थी? प्राइस. तो वी केप्ट ऑल द फैक्टर्स कांस्टेंट एंड चेंज्ड वन वेरिएबल. वो वेरिएबल क्या था? प्राइस. टू सी द इंपैक्ट ऑन द अदर वेरिएबल. अदर वेरिएबल क्या था? क्वांटिटी, डिमांड. अब पढ़ो जो मैंने लिखवाया है. आई बात समझ में? अब आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पेज पे है. हेडिंग है मूवमेंट अलोंग द कर्व. हेडिंग क्या है? मूवमेंट अलोंग द कर्व. मूवमेंट अलोंग द कर्व से मुराद क्या होता है? कर्व पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव होना, सही? अब मूवमेंट दो किस्म की होती है. या तो मैं बी से ए की तरफ मूव करूंगा, या मैं बी से सी की तरफ मूव करूंगा. यही दो मूवमेंट है, या तो नीचे आओगे या तो ऊपर आओगे. अब अगर मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूं तो मुझे बताएं कि प्राइस को क्या हो रहा है. ग्राफ देख के बताएं एक आवाज में, प्राइस को क्या हो रहा है? प्राइस, खवातीन, क्या हो रहा है? इंक्रीज. क्वांटिटी डिमांडेड, सिर्फ खवातीन बताएंगी. क्वांटिटी डिमांडेड को क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ग्राफ देखें, बी पे मेरी प्राइस थी 15, बी ए पे मेरी प्राइस कितनी हो गई है? 30. तो प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई. डिमांड थी 2 और फिर अब क्या हो गई? 1, डिक्रीज हो गई. आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी और हमारे ग्राफ में मूवमेंट इस तरीके से आएगा. पहले मेरी डिमांड 2 थी, यस और नो? अब हो गई 1. बढ़ी या कम हुई? कम हुई. बढ़ी या कम हुई? ये देखो, पहले 2 थी
अब इतनी हो गई। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डिमांड कम हो गई? इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। अब देखें देखें देखें, यहां पे मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखें, ये डिमांड इधर इधर, पहले मेरी डिमांड 2 थी, तो मेरी डिमांड इतनी लंबी थी, 0 से लेकर 2 तक लंबी थी। अब मेरी डिमांड कितनी हो गई? 1। अब कितनी लंबी हो गई? 0 से 1। तो लंबी भी छोटी भी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। पेपर में अगर कोई बच्चा लिखता है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, एग्जामिनर बोलेगा ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके। लेकिन अगर कोई बच्चा लिखता है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एग्जामिनर बोलेगा इसने इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज यूज की है, इसको फुल मार्क्स दो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। यहां तक बात समझ में आ गई? कैमरे में नीचे वाली चीज नहीं आ रही है तो मैं बी से सी यहां पे लिखता हूं। अगर मैं पॉइंट बी से सी पे मूव कर रहा हूं, सिर्फ खवातीन जवाब देंगी, जोर से जवाब देंगी। बताएं, बी से सी जब मैं मूव कर रहा हूं, मेरी डिमांड बढ़ी या कम हुई? हाँ, बी से सी, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, मेरी डिमांड बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। बढ़ी, जोर से बोले, एक साथ सारी खवातीन, 1 2 3 बोले। वेरी गुड, सही है। डिमांड बढ़ गई, मैंने लिख दिया क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। प्राइस को क्या हुआ? प्राइस को क्या हुआ? कम हो गई। प्राइस कम हो गई। तो जब भी प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, यस और नो? इसको क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। क्योंकि पहले मेरी डिमांड 2 थी, अब मेरी डिमांड कितनी हो गई? 3। तो मेरी डिमांड पहले इतनी लंबी थी, अब मेरी डिमांड इतनी लंबी हो गई, ज्यादा लंबी हो गई, तो क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। यहां तक बात समझ में आ गई? अब एक रिकैप, डिमांड क्या है? व्हाट इज डिमांड? विलिंगनेस एंड द एबिलिटी टू बाय अ प्रोडक्ट। अगर प्राइस बढ़ती है तो कस्टमर की डिमांड कम होती है, इसको क्या कहते हैं? प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। नंबर 2, प्राइस अगर कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। यहां तक बात समझ में आ गई? डिमांड का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। मूवमेंट का मतलब क्या है? कर्व पे ऊपर नीचे मूव होना। आप खुद देख लें कि अगर नीचे आएगा तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर ऊपर आएगा हमारी डिमांड कम हो जाएगी। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पे आप सबसे पहले ये बी से ए वाला पॉइंट कॉपी कर लें और उसके नीचे बी से सी वाला पॉइंट कॉपी कर लें। आ रहा समझ में? यहां पे करो कॉपी। नहीं, ये नहीं बनाओ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। आप डायरेक्ट यहां पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पे लिखें कि अगर मैं ए से बी पे जाती हूँ, सॉरी बी से ए पे जाती हूँ तो क्या होगा, और अगर मैं बी से सी पे जाती हूं तो क्या होगा। अब ये छोटे छोटे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आपके पास जब आप आंसर लिखेंगे ना, इसमें बड़े हेल्पफुल होंगे।
B2C। चलें, समझ में आ गया? ओके, नाउ हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मार्केट। क्या पढ़ाया था? मार्केट। मार्केट में एक कस्टमर होता है या बहुत सारे कस्टमर होते हैं? तो जब हम डिमांड देखेंगे तो हम एक कस्टमर की नहीं देखेंगे बल्कि सारे कस्टमर्स की डिमांड को देखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? तो बेसिकली मार्केट डिमांड कर्व होती क्या है, ये देखें। प्राइस दो, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द मार्केट। इधर देखें, मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास 3 कस्टमर है मार्केट में। पूरी मार्केट में कितने कस्टमर्स हैं? 3। सही। एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। मार्केट में प्राइस 10, 20 और 30 है। जब प्राइस 10 थी तो कस्टमर ए बोलता है मैं 100 यूनिट्स खरीदूंगा। जब प्राइस 20 हो गई तो कस्टमर ने बोला भाई मैं 50 यूनिट खरीदूंगा। और जब प्राइस 30 हो गई कस्टमर ने बोला 10 यूनिट खरीदूंगा। डज दिस मेक सेंस? कस्टमर बी जो है हमारे पास बिलावल भुट्टो है। बिलावल भुट्टो इज अ रिच मैन, यस और नो? तो अगर उसको ये प्रोडक्ट चाहिए तो महंगा हो जाएगा तो भी वो खरीदेगा ही। तो लेट से जब प्राइस 10 थी वो 50 यूनिट्स खरीदता था। जब प्राइस 20 हो गई उसने फिर भी 50 यूनिट्स खरीदे। और जब प्राइस 30 हो गई उसने फिर भी 50 यूनिट्स खरीदे। तो अब इस इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड चेंज पॉसिबल है? ऐसा हो मार्केट में? कस्टमर सी सबसे बड़ा कस्टमर था। जब प्राइस 10 थी वो 200 यूनिट लेता था। जब प्राइस 20 हो गई उसने 150 यूनिट्स लिए। और जब प्राइस 30 हो गई उसने 100 यूनिट्स लिए। तो अगर मुझे मार्केट का डिमांड निकालना है तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा। 100 प्लस 200 300 350, 50 प्लस 50 100, 150 प्लस 100 250, 60 160। अब सिर्फ आप मार्केट डिमांड कर्व और प्राइस को स्टडी करें। क्या दिख रहा है आपको कि जैसे जैसे मेरी प्राइस बढ़ रही है मार्केट की डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हमने यही पढ़ा था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है? मार्केट में भी यही होता है। सारे कस्टमर्स को जब मिला के आप सोचोगे तो यही निकलेगा नतीजा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी कुछ लोग कम खरीदेंगे, कुछ लोग उतना ही खरीदेंगे, कुछ लोग कम खरीदेंगे। इवेंचुअली मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है ना उस मार्केट में ऑटोमेटिकली रश कम होना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूं। जब इमरान खान को जेल में डालने से पहले जब शहबाज शरीफ आया था तब पेट्रोल 150 रुपए का था। उसके कुछ अरसे बाद पेट्रोल 320 और 330 रुपए तक पहुंच गया था। पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, पेट्रोल की डिमांड कम हो जानी चाहिए थी। मैं गया ओल्ड सिटी एरिया पे, बंस रोड और बोल्टन मार्केट, इस टाइप के एरिया पे बाइक पे गया। मुझे ट्रैफिक ही नहीं मिला। पीक डे 5 बजे का टाइम, ऑफिस की छुट्टी हो रही थी और आपका भाई शपाटर लड़के की तरह भूम करके निकल गया। मार्केट में रश ही नहीं। पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, लोगों ने गाड़ियां चलाना कम कर दी। बहुत सारे लोग शेयरिंग पे चले गए। एक गाड़ी निकालता था, 3-4 दोस्त मिलके चले जाते थे अपने अपने ऑफिस। प्राइस बढ़ी, पेट्रोल की डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। डज दिस मेक सेंस? सही। अब हेडिंग है इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड कर्व। ये हेडिंग है, इसमें लिखें इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व
is the demand of one customer, market demand curve, market demand curve is the demand of the market, which is the sum, which is the sum of all individual demand curves, which is the sum of all individual demand curves. यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक और चीज ग्राफिकली समझाता हूं। इस बी को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। क्या कर दो? इग्नोर। सही। कस्टमर ए को देखें, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है डिमांड बढ़ रही है, तो इसका डिमांड कर्व का शेप कुछ इस तरीके से आएगा। आप प्लॉट कर लें, ऐसा ही शेप बनेगा। कस्टमर सी को मैं रेड से बना रहा हूं। कस्टमर सी का इस तरीके से आएगा, तो ये कस्टमर सी हो गया और ये कस्टमर ए हो गया। सर सी का आपने आगे कर्व क्यों बनाया है? क्यों बनाया है आगे कर्व? क्योंकि ए की क्वांटिटी कम है, सी की क्वांटिटी, देखें हर जगह पे सी की क्वांटिटी ज्यादा है। यस और नो? तो अगर मैं दोनों को कंस्ट्रक्ट करूंगा, ए का कर्व पहले बनेगा, सी का कर्व बाद में बनेगा, क्योंकि पहले आपके पास 10 यूनिट्स आएगा, फिर आपके पास 50 आएगा, फिर आपके पास 100 आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डज दिस मेक सेंस? सही। अब अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, तो मार्केट का जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा? वो इन दोनों से दूर बनेगा, लेकिन उसका जो शेप होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। सर दूर क्यों बना? कौन बताएगा दूर क्यों बना? क्योंकि इनकी क्वांटिटी, मार्केट की क्वांटिटी सबसे ज्यादा। लेकिन जो असल चीज मुझे आपको बतानी है वो ये है कि मार्केट का जो डिमांड कर्व है उसका शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है। इंडिविजुअल का भी डाउनवर्ड स्लोपिंग, मार्केट का भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अमूमन एमसीक्यूज में ये कॉन्सेप्ट भी टेस्ट होता है और इस तरीके से ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो सकता है। वो आपको बोलेगा इन दोनों को मिलाया तो ये बना। एम क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन क्या होना चाहिए? मार्केट डिमांड कर्व। कभी कभी वो आपको ये डेटा दे देगा और बोलेगा कि बताओ 20 की प्राइस पे मार्केट की डिमांड कितनी थी, तो तुम क्या जवाब दोगे? 250। आगे भी बात समझ में? आपके पास जगह मौजूद है, ये दोनों चीजें कॉपी कर लें।